बीएससी निवेश मंथन में आपका स्वागत है। बीएससी निवेश मंथन में आज बीएससी की एक और उपलब्धि, गोल्ड में निवेश को लेकर बीएससी पर एसजीबी यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की ट्रेडिंग हुई शुरू। जानेंगे बीएससी के जरिए एसजीबी में ट्रेडिंग के फायदे। भारत में स्टार्टअप्स के लिए बड़े पैमाने पर संभावनाएं। स्टार्टअप्स के लिए बीएससी निभा रहा है अहम भूमिका। स्टार्टअप्स के लिए एसएमई एक्सचेंज, हाईटेक सेगमेंट के अलावा इंक्यूबेटर की व्यवस्था पर दिया जा रहा है खास ध्यान। देखेंगे स्टार्टअप को शुरू करना है कितना आसान, क्या है स्टार्टअप शुरू करने की प्रक्रिया। एक्सपर्ट से जानेंगे नए उद्यमी स्टार्टअप को लेकर किन बातों का रखें ख्याल। बीएससी एसएमई सेगमेंट में देखेंगे दिल्ली स्थित कंपनी मिश्का एक्जिम लिमिटेड की कामयाबी का सफर। बीएससी के 140 वर्ष पूरे होने पर वित्त मंत्री अरुण जेटली की क्या है राय। बनाई है। केंद्र सरकार ने उद्यम को बढ़ावा देने की कई अहम योजनाएं शुरू की हैं। इन्हीं में से एक है स्टार्टअप इंडिया। दिल्ली में 16 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया का एक्शन प्लान लॉन्च किया। स्टार्टअप इंडिया योजना का मकसद देश में मौजूद बेरोजगारी की समस्या को दूर करना है और युवाओं को अपने कारोबार शुरू करने का मौका भी मिल रहा है। भारत में जो युवा शक्ति है उसका हम कैसे उपयोग करें भारत के लिए भी और विश्व के लिए, और उनको कैसे एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, उनको कैसे उद्यमी बनने के लिए एक तरह से प्रेरित करें कि जिससे वो अपना धंधा चालू करें। अपने जो इनोवेशंस हैं टेक्नोलॉजी को लेकर, इवन अदरवाइज, उनको कैसे हम प्रोत्साहित करें और वो भारत में भी उनका प्रचलन होगा, उनका एक भारत को भी सहायता मिलेगी कि अगले 20 साल में ये गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया हुआ है स्टार्टअप इंडिया, उससे पूरा भारत का जो युवा धन है विश्व गुरु के रूप में उभर के आएगा। स्टार्टअप इंडिया योजना में टैक्स छूट के साथ साथ निवेशकों को तलाशने में भी मदद दी जा रही है। DIPP जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की एक डिवीजन है, उसमें स्टार्टअप इंडिया नाम से बाकायदा एक मिशन शुरू करी गई, एक पूरी टीम वहाँ बिठाई गई। वो टीम क्या कर रही है कि जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो नए कारोबार अपना शुरू करना चाहते हैं, वो लोग आके वहाँ पर सहायता ले सकते हैं। आपकी जो टोटल टर्नओवर है, जो टोटल सेल है, वो 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपने जो कारोबार शुरू किया है वो 5 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आप इन मापदंडों पर खरे उतरते हैं तो आपका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लिया जाता है। 3 साल तक आपके प्रॉफिट्स पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके अलावा आपको सरकार से हर तरीके की मदद मिलेगी। आपको कोई सलाह लेनी है, कहीं पर आपको मेंटोर, जिसको बोलते हैं, मेंटोर होता है जो कि एक स्टार्टअप का पेरेंट की तरह हो जाता है, फादर की तरह हो जाता है कि कुछ भी आपने पूछना हो, कुछ भी आपको ज़रूरत हो, आप उससे जाके बात कर सकते हैं। आपको मान लीजिए अपने स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टर्स नहीं मिल रहे हैं कि कौन मेरे कारोबार में पैसा लगाएगा, ये नहीं मिल रहा है, तो ये आपको स्टार्टअप इंडिया मिशन जो है वो आपको इन्वेस्टर्स को भी रेफर करेगा। आपको कोई और किसी भी तरीके की सहायता चाहिए, आपको स्टार्टअप इंडिया मिशन प्रोवाइड करेगी। स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा देने के लिए बीएससी भी अहम योगदान दे रहा है। बीएससी द्वारा नए स्टार्टअप्स के लिए उद्यमियों की मदद की जा रही है। बीएससी के तहत इंक्यूबेटर की व्यवस्था होने से नए उद्यमियों को अपने स्टार्टअप शुरू करने में पूरा सहयोग मिल रहा है। बीएससी ने स्टार्टअप को बहुत करीब से देखा हुआ है। बीएससी के वहाँ एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर एंटरप्राइज की एक एक्सचेंज चलती है। बीएससी एक हाईटेक सेगमेंट नाम की सेगमेंट की भी रचना कर रही है, जहां पर जो ई कॉमर्स या जो लॉस मेकिंग कंपनी है वो भी मार्केट में आके पैसे जुटा सकती है। उसके लिए भी बीएससी ने प्रयत्न किए हुए हैं। और बीएससी ने बीएससी के अंदर, बीएससी के बिल्डिंग के अंदर ही एक इंक्यूबेटर की रचना भी की है। रायरसन यूनिवर्सिटी और बीएससी इंस्टीट्यूट दोनों ने मिलके कि जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, नए हाईटेक उद्योगों को सहायता करते हैं अपना बिजनेस प्लान बनाने में, बिजनेस को बढ़ाने में, और उनको जगह भी देती है, उनको फंडिंग भी देती है रायरसन यूनिवर्सिटी के जरिए। तो बीएससी ने एक इंक्यूबेटर का काम भी कर रही है अपने बीएससी इंस्टीट्यूट और रायरसन यूनिवर्सिटी के जरिए। स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर एंटरप्राइजेस की एक्सचेंज भी खड़ी की हुई है, जो बहुत प्रसिद्ध भी हुई है और बहुत सक्सेसफुल हुई है। और हाईटेक नाम के एक सेगमेंट की रचना कर रहे हैं, जो जिससे ये जो हाईटेक कंपनी आएगी वो लोगों को लिस्टिंग का फायदा मिलेगा। स्टार्टअप की पूरी प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। एक स्टार्टअप शुरू करने के लिए क्या प्रक्रिया है, आइए जानते हैं। प्रक्रिया यह है कि पहले तो जो आपका आइडिया है, आपको उस आइडिया के बेसिस पे एक बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा। आपको उस आइडिया को लिखना पड़ेगा।
उस लिखने का मतलब है कि एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट टाइप बनाई जाएगी। उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपका बैकग्राउंड क्या है ये लिखा जाएगा। उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये लिखा जाएगा कि आपका जो सारा बिजनेस प्लान है उसका फ्लो कैसा है, कि पहले आप क्या करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे। फिर ये लिखा जाएगा कि उस बिजनेस में आप कितने तरीके के आदमियों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, कितने तरीके के लोगों को आप रखेंगे, किस तरीके का टैलेंट आप इकट्ठा करेंगे, ये लिखा जाता है। उसके बाद जो बहुत ही अहम चीज़ एक बिजनेस प्लान में लिखी जाती है वो है आपके फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, क्योंकि ये जानना ज़रूरी होता है कि आप अगले आने वाले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में आपका उस कारोबार से रेवेन्यू कितना होगा, उसको फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस कहते हैं। शुरुआत में स्टार्टअप्स, ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिसिस जैसी टेक्नोलॉजी आधारित सेक्टर्स में शुरू हुए, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को अच्छा रिस्पांस मिला है। नॉन टेक्निकल क्षेत्रों में भी स्टार्टअप्स खुलने लगे हैं। माइक्रो फाइनेंस, कृषि उत्पाद और कॉर्पोरेट कंसल्टिंग जैसे सेक्टर्स में भी स्टार्टअप्स खुल रहे हैं। कोई भी नया आइडिया जो कि पैसे को जनरेट कर सकता है, जो कि प्रॉफिट जनरेट कर सकता है, उसका स्वागत किया जाता है। आप कहीं भी शुरू कर सकते हैं, डिजिटल वर्ल्ड में हो, हेल्थ केयर में हो, ई कॉमर्स में हो, क्लीनिंग सर्विसेज में हो, दुनिया भर के बिजनेस। इनफैक्ट कोई भी बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग हो, कुछ भी स्टार्टअप में आ सकता है। हाँ, स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन के लिए एक शर्त रख दी गई है कि आपका बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो यूनिक हो, आज से पहले किसी ने ना किया हो। तो अगर कोई ऐसा इनोवेटिव आइडिया है, ऐसा कोई यूनिक आइडिया है, तो उसका तुरंत वो रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। अगर आपका आइडिया यूनिक नहीं भी है, अगर आपका आइडिया ऐसा है जो कि पहले कोई और कर चुका है, आप उसको फिर से शुरू करना चाहते हैं या आप भी ऐसा शुरू करना चाहते हैं, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। स्टार्टअप्स के लिए सबसे जरूरी है पूंजी की व्यवस्था करना। ट्रेडिशनल फॉर्म था, जो पुराना तरीका था कि लोग बाग बैंकों के पास जाया करते थे। बैंक क्या करते थे कि बैंक आपसे कहते थे कि आप एक कोलैटरल सिक्योरिटी दीजिए, अपना मकान या कोई प्रॉपर्टी आप उनके पास गिरवी रखिए, उसके बदले में उसकी वैल्यू के बराबर या उससे कम वो आपको पैसा दे देते थे। अब जो स्टार्टअप का जो ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है, इसमें इक्विटी इन्वेस्टमेंट लेने का ट्रेंड शुरू हुआ है कि आपको जो आदमी पैसा दे रहा है वो लोन के तौर पे नहीं दे रहा है, वो आपका पार्टनर बन के दे रहा है, वो आपका सहयोगी बन के दे रहा है, आपका इक्विटी इन्वेस्टर बन के दे रहा है। मतलब आपकी कंपनी में उसकी प्रोप्राइटरी है, उसकी ओनरशिप है। स्टार्टअप शुरू करने के लिए नए उद्यमी को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आइए जानते हैं। पैसे का आवंटन बोलते हैं जिसको, जो पैसे का लगाना है, आपने वो अगर गलत तरीके से कर दिया तो जो बहुमूल्य पैसा आपके बिजनेस में आया था वो खत्म हो जाएगा। जिन लोगों को आप अपने साथ सम्मिलित कर रहे हैं, जिन लोगों को आप साथ लेके आ रहे हैं, जो आपके बिजनेस में आपके एम्प्लॉइज या आपके साथ काम करने वाले होंगे, उस टैलेंट को ठीक जगह से ठीक कीमत पर लाना जरूरी है। बीएससी निवेश मंथन में अब बात बीएससी एसएमई एक्सचेंज की कामयाबी के सफर की। आज बात करेंगे दिल्ली में स्थित कंपनी मिश्का एक्जिम लिमिटेड की। कंपनी के तहत फैब्रिक और ज्वेलरी की डील की जाती है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर रजनीश गुप्ता हैं। जुलाई 2015 में कंपनी की बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग हुई। 2015 में हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी फरवरी में, और जुलाई में 13 जुलाई 2015 को हमारी कंपनी की लिस्टिंग एसएमई सेगमेंट में हुई थी। 5.5 करोड़ रुपए का इशू हम लाए थे और 9 करोड़ रुपया हमने अपने इंटरनल सोर्सेज से डेवलप किया था। मिश्का एक्जिम लिमिटेड ने बेहद कम समय में तेजी से तरक्की की। इसके पीछे बीएससी एसएमई एक्सचेंज की बड़ी भूमिका रही है। कंपनी के एमडी रजनीश गुप्ता का कहना है कि बीएससी एसएमई एक्सचेंज में लिस्ट होने के एक नहीं अनेक फायदे हैं। एक ब्रांड वैल्यू बन जाती है कंपनी की। सामने वाले को, डील करने वाले को ये लगता है कि मैं एक लिस्टेड कंपनी से काम कर रहा हूँ जो 140 साल से स्टॉक एक्सचेंज है, उस पर लिस्ट है, तो नेचुरली कंपनी में कुछ दम है। ये नहीं है कि मेरा पैसा रुक जाएगा, या मेरे स्टाफ मेंबर्स को भी एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जहाँ हम नौकरी कर रहे हैं वो एक लिस्टेड कंपनी है, तो एक ब्रांड वैल्यू बनती है। रजनीश कंपनी की कामयाबी से खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में कंपनी मेन बोर्ड की शर्तों को पूरा करने में सक्षम होगी। आगे हमारी कोशिश है कि
हम इस कपड़े को इंपोर्ट करें, फाइन फैब्रिक जो कि शूटिंग शर्टिंग में शोरूम वाले यूज़ करते हैं, उनको सप्लाई करें। और ज्वेलरी में अपने कुछ शोरूम खोलने का इरादा रखते हैं, अगले 2 साल में 5 से 10 शोरूम खोलने का इरादा है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक्सचेंज की कि 2 साल बाद ही मेन बोर्ड पर आ सकती है। मेन बोर्ड में और एसएमई सेगमेंट में दूसरे प्रॉब्लम सिर्फ यही होती है कि इसमें ट्रेडिंग लॉट बहुत बड़ा होता है। आज हमारे शेयर का ट्रेडिंग लॉट 10,000 शेयर का है, और मेन बोर्ड पर अगर हम चले जाते हैं तो हमारा जो ट्रेडिंग लॉट है 1 शेयर का हो जाता है। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जैसी स्टैच्यूटरी लिमिट पूरी होती है तो हम मेन बोर्ड पर शिफ्ट हो जाएं। बीएसई एसएमई मैनेजमेंट के द्वारा एसएमई सेक्टर की कंपनियों को जरूरी सलाह दी जाती है। एसएमई सेगमेंट में एक तो जो कंपनी की ऑथराइज्ड और पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स बहुत कम हैं, और जो एक्सचेंज का स्टाफ का जो है ना फैमिली जो एटीट्यूड है, उससे छोटे कंपनीज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है कि वो आराम से अपने रिसोर्सेज के अंदर अपनी कंपनी को लिस्ट करा सकें। बगैर मैनेजमेंट के सहयोग के तो कोई लिस्ट कराना या छोटे एंटरप्रेन्योर के लिए तो बड़ा ही मुश्किल है। तो पूरा सहयोग मिला, पूरा कोऑपरेशन मिला, तभी हम लिस्ट करा पाए। बहुत अच्छी लीडरशिप है और उनके अंदर एक जज्बा है कि सबके लिए काम करें। ये नहीं है कि ये बड़े प्लेयर्स के लिए नहीं है स्टॉक एक्सचेंज, ये आईटीपी प्लेटफॉर्म शुरू किया उन्होंने, एसएमई सेगमेंट शुरू किया, और आज जो कंपनियां लिस्ट हो रही हैं, जो या स्मॉल एंटरप्रेन्योर भी सोचता है कि मैं लिस्ट हूँ, तो उन्हीं की नेतृत्व में ये हुआ है। और उन्हीं जब अगर मैनेजमेंट अच्छा होता है तभी कोई नई चीज़ें आती हैं। बीएसई एसएमई सेगमेंट से जुड़कर मिश्का एग्जिम लिमिटेड ने आसानी से पूंजी संबंधी जरूरत को पूरा किया। एक्सचेंज से फायदा उठाने के बाद कंपनी के एमडी रजनीश गुप्ता नए उद्यमियों को बीएसई एसएमई एक्सचेंज से जुड़ने की सलाह दे रहे हैं। मैं तो नए एंटरप्रेन्योर्स को यही कहूँगा कि आइए बिजनेस करिए, और इस जो ये प्लेटफॉर्म है इसको पूरी तरह से यूज़ करिए। ये आप ही के लिए बनाया गया है, क्योंकि आपकी जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट जिस सस्ते रेट पे यहाँ पे पूरी होती है वो कहीं नहीं पूरी हो सकती। अगर मान लीजिए बैंक के पास भी जाएंगे तो बैंक 12 से 14% लेता है, और यहाँ तो बहुत सस्ते रेट पे आपको मिल रही है। तो ये तो आपके लिए वरदान है, आप करिए इसको यूज़ जितना कर सकते हैं। आगे देखिए बीएसई पर एसजीबी यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की ट्रेडिंग के फायदे। बीएसई निवेश मंथन में आज बात करेंगे एसजीबी की यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की। रिटेल निवेशकों के लिए नए सुरक्षित निवेश आधारित प्रोडक्ट को पेश करने में बीएसई हमेशा आगे रहा है। इसी सिलसिले में बीएसई ने अपने प्लेटफॉर्म पर 13 जून से एसजीबी यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में ट्रेडिंग की सुविधा शुरू कर दी है। अगर निवेशक गोल्ड में निवेश का इच्छुक है तो वो एसजीबी के जरिए निवेश का बेहतर विकल्प चुन सकता है। क्या है एसजीबी, आइए जानते हैं। Sovereign gold bond, or SGB as it is popular called, is basically a form of investing in gold without actually buying the physical gold, and it is issued by Reserve Bank of India on behalf of Government of India. That is why it is called a sovereign product. The SGBs have started began trading on the BSE on the 13th of June 2016 under the G Group category of the equity segment. एसजीबी में निवेश की ट्रेडिंग की व्यवस्था बीएसई द्वारा निवेशकों के हितों को ध्यान में रखकर की गई है। अगर आप सोने में निवेश का इरादा रखते हैं तो बीएसई द्वारा एसजीबी में ट्रेडिंग का लाभ उठाकर सुरक्षित निवेश कर सकते हैं। SGB is a very easy way to invest in gold rather than actually buying the physical gold, which is actually difficult to store, and also the quality of the gold has to be checked. Instead, if you are actually looking for making an investment in gold, the best and the easiest way to do is to buy the sovereign gold bond. This can be given to you both in terms of in the demat form, or it could also be issued to you as a statement of unit.
So effectively, it is nothing but a paper asset which you are holding, which mimics the entire return of gold. SGB में निवेश की अन्य मुख्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। शून्य STT, अर्जित ब्याज पर कोई TDS लागू नहीं। SGB बैंक ऋण के लिए जमानत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। सुरक्षित निवेश और जोखिम की संभावना ना के बराबर। SGB में निवेश या ट्रेडिंग करना गोल्ड में निवेश के अन्य विकल्पों से कहीं ज्यादा बेहतर है। निवेशक को अतिरिक्त चार्जेस का भुगतान नहीं करना पड़ता। काफ़ी सारे आपके सामने अभी उदाहरण के तौर पे आप गोल्ड ETFs कर सकते हैं, आप फिजिकल मार्केट्स में बाई कर सकते हो और आप फ्यूचर्स एक्सचेंजेस में भी आप ट्रेड कर सकते हो गोल्ड। बट गोल्ड ETFs में आपको AMC चार्जेस भरने होते हैं। फिजिकल मार्केट्स में आप जाओ तो ज्वेलर के पास मेकिंग चार्जेस, फिर आपके पास में और भी फ्यूचर्स एक्सचेंज में आप जाओ तो आपको CTT लगती है, इनिशियल मार्जिन्स लगते हैं, मार्क टू मार्केट लगती है। तो ये सब चीज़ जो है जब आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड या SGB ट्रेड करते हो या इन्वेस्ट करते हो, ये सब चीज़ यहाँ से निकल जाती है और आपको एक प्योर बॉन्ड या प्योर गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। बॉन्ड्स का उपयोग कर्ज के लिए कोलैटरल के रूप में किया जा सकता है। बॉन्ड्स को एक्सचेंज में ट्रेड किया जा सकता है ताकि इन्वेस्टर्स समय से पहले भी अगर चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं। सालाना आपको 2.75% रिटर्न मिलता है। इसकी अवधि है 5 से लेके 8 साल तक, लेकिन 5 साल के बाद आप इसमें एग्जिट भी कर सकते हैं। अगर प्राइस अच्छी मिलती है और वो सोच रहे हैं कि उनको एग्जिट चाहिए तो वो BSE के सेकेंडरी प्लेटफॉर्म पे आके वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं और ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन उनके पास और एक है जो BSE सेकेंडरी मार्केट में आके वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इन बॉन्ड्स की BSE के इक्विटी कैश सेगमेंट के तहत G ग्रुप में उपलब्ध अन्य सरकारी प्रतिभूतियों के साथ ट्रेडिंग होती है और निवेशक के डीमैट खाते में T+2 आधार पर इनका सेटलमेंट होता है। So in sovereign gold bond, in addition to actually mimicking the return of the gold, for example, per ton grams the gold price, if it say goes from 25,000 to say 27,000 in 1 year, you will get that extra 2,000 which is the return. And on top of that, you will also be eligible to receive 2.75% interest from the Government of India or the Reserve Bank, and this is something which is paid in half yearly installments. So you will get 2 installments of the same interest. BSE के साथ पहले से रजिस्टर्ड निवेशक अपने ब्रोकर्स के माध्यम से बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेजों के SGB में सीधे निवेश शुरू कर सकते हैं। Any eligible investor who is basically completed all the proper paperwork in terms of ensuring that his identity is there, his address is there, his bank accounts, everything is properly done, or he is already registered in a KRA for example, then obviously the form is considered to be complete. The online application form will also considered to be complete, and definitely allotment will go through. SGB के तहत एक निवेशक कितने ग्राम सोने का निवेश कर सकता है, आइए जानते हैं। Any individual or any person can invest in the sovereign gold bond. In fact, every family member in a family can also invest in the sovereign gold bond in his personal name. The limit is 500 grams of gold which one can buy in a particular year per person. So for example, if you have husband, wife and say a child, so you can actually buy 500 grams of gold in each of the names. So effectively you could buy 1.5 kgs of gold, and this can be bought every year repeatedly. So in 5 years, if you want to systematically invest, you can continue to participate and you will be able to accumulate 7.5 kilograms of gold. BSE के जरिए SGB में निवेश क्यों फायदेमंद है, आइए देखते हैं। The sovereign gold bond gives also a actual interest rate. So effectively, on top of whatever is the gold rate in terms of whether it is moved up or down, that return will be mimicked, but plus on top of that one also gets an extra interest rate on that. In terms of risk, since the sovereign or the government of India is backing this particular instrument, so there is virtually minimal risk. In fact, this is almost one of the risk-free product, and it is in terms of parallels, it is actually equivalent to a government security. बाजार से आगे देखिए, BSE के 140 वर्ष पूरे होने पर वित्त मंत्री अरुण जेटली की क्या है राय। भूमिका मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में बनाई है।
बीएसई के 140 वर्ष पूरे होने पर वित्त मंत्री अरुण जेटली की क्या है राय, आइए देखते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 140 वर्ष पूरे हुए हैं। किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में जितने ट्रांजैक्शंस हों, उनकी विश्वसनीयता हो, नियमों के अनुसार हों और स्वायत्त और स्वतंत्र रूप से हों। इसी से व्यवसाय और व्यापार की और विशेष रूप से सिक्योरिटीज के व्यापार की विश्वसनीयता बढ़ती है, उसका विस्तार होता है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज था और एक बहुत लंबे अवधि काल से इस देश के आर्थिक जगत में अपनी एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। कई ऐसे अर्थव्यवस्था संबंधित गतिविधियां, बाजार से के साथ कॉरपोरेट जगत को जोड़ना, अर्थव्यवस्था को जोड़ना, ये एक प्रमुख भूमिका मुंबई स्टॉक एक्सचेंज ने बनाई है और इसका महत्व भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अधिक है। जितने भी लोगों ने पिछले 140 वर्ष में इस स्टॉक एक्सचेंज का ये अस्तित्व बनाने में भूमिका निभाई है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं और आगे के लिए मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बीएसई निवेश मंथन एक मंच है। इस कार्यक्रम के जरिए अगर आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल है तो आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी सवाल कर सकते हैं। हमारा फेसबुक अकाउंट है बीएसई इंडिया। इसके साथ साथ जो लोग ट्विटर पर एक्टिव हैं वो हमें @BSC India पर अपने सवाल भेज सकते हैं। बीएसई के तमाम वीडियो और अन्य कार्यक्रमों को देखने के लिए आप YouTube के बीएसई इंडिया अकाउंट पर भी देख सकते हैं। बीएसई निवेश मंथन में आप हमें बीएसई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 022-227-28097। हमारे एक्सपर्ट्स आपके हर सवाल का जवाब देंगे। बीएसई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के लिए न्यूज रूम मीडिया की प्रस्तुति।